समुदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो वोट देने से पहले। अगर हमसे पूछा जाए कि तत्कालीन भारत में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किया जाए तो भारत आने वाले 10 सालों में महानता की श्रेणी में आना शुरू हो जाएगा, तो मैं कहूंगा शिक्षा। किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उसकी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। पश्चिम ने हमारे संतों के प्रति ऐसी साजिश खेल रखी है ना, जिसने भी इस धारा को जिंदा करने की जो कोशिश कर रहा है, वो आचार्य रजनीश पे एक वो बना दी सीरीज वाइल्ड कंट्री, बकवास कहानी, बकवास, कुछ भी सत्य नहीं। आज पूरी दुनिया समझ रही है कि फंस गए भारत के लोग। अब क्या करोगे? सर हम नहीं फंसेंगे सर। शिक्षा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सर। किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो बस उसकी शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। किसी भी समाज, किसी भी देश को अगर ताकतवर बनाना है तो उसकी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, बृहद परिवर्तन, और अगर शिक्षा पॉजिटिव हो जाए सर, अरे तो कमाल कर दे सर। अगर हमसे पूछा जाए कि तत्कालीन भारत में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किया जाए तो भारत आने वाले 10 सालों में महानता की श्रेणी में आना शुरू हो जाएगा, तो मैं कहूंगा शिक्षा। सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी 1 बिलियन 50 करोड़। अब आप सोचिए एक घर में 10 लड़के हैं और 10 के 10 IAS, तो उसके पापा तो प्रदेश पे कब्जा कर लेंगे। जनसंख्या इतनी भी बुरी नहीं है सर। किसी को 10 बेटे हैं, 10 या 5 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं और 10 के 10 IAS, प्रदेश पे कब्जा। लेकिन अगर 10 बेटे हैं, 10 बच्चे हैं और 10 में एक मोची है, एक नाई है, 8 बेरोजगार है, तो वो घर खतरे में है सर। शिक्षा एक ऐसा क्रांतिकारी पक्ष है, बहुत क्रांतिकारी सर, बहुत। बीरबल को जब दरबार में शामिल करने का वक्त आया, अकबर बड़े प्रभावित थे, पंडित महेश दास बहुत ज्यादा प्रभावित, लेकिन बीरबल एक आम परिवार से थे। अब अकबर के सामने समस्या यह थी कि कैसे सामंतों को, कैसे इन शाही लोगों को तैयार किया जाए कि एक आम आदमी को दरबार में बैठने की अनुमति मिले, उसको शाही दर्जा मिले। अकबर ने बुलवाया बीरबल को, महेश दास को, कि दरबार में आओ, वहीं पर विचार करेंगे। अब कहानी पर गौर करिएगा सर, कहानी का संदेश क्या है? कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, हर कहानी में एक संदेश है। अगर उस संदेश को आपने पकड़ लिया तो कहानी का मूल आपके लिए कीमती हो जाएगा। तो आए महेश दास दरबार में आए, तो अकबर ने अपने शाही वर्ग से पूछा, मुल्ला दो प्याजा से पूछा कि मुल्ला जी ये बताइए कि ये महेश दास जी को दरबार में शामिल किया जा सकता है? उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो नियम के खिलाफ है सर, एक आम आदमी को दरबार में कैसे जगह दी जा सकती है? अरे बोले कोई रास्ता है? बोले सरकार एक रास्ता है। तो बोले कौन सा रास्ता? बोले सरकार रास्ता ये है कि मैं इनसे सवाल करूंगा, इनकी परीक्षा लूंगा, और अगर इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दे दिया तो इनको दरबार में स्थान मिल जाएगा। अकबर बैठे बीरबल की तरफ, हाँ भाई महेश दास परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ बोले सरकार बिल्कुल तैयार है। तो मुल्ला तो प्यादा ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ कि मेरे मन में क्या चल रहा है? बीरबल ने कहा सरकार हम तो पता आपके मन में क्या चल रहा है। बोले बताओ क्या चल रहा है? बोले आपके मन में चल रहा है कि अकबर अमर हो जाए, आपके मन में चल रहा है कि अकबर का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए, आपके मन में चल रहा है कि दुनिया की सारी खूबसूरत औरतों की शादी अकबर से हो जाए। अकबर ने पलटकर मुल्ला की तरफ देखा, कहा मुल्ला क्या चल रहा है? बोले सरकार बिल्कुल यही बातें मेरे मन में चल रही। अब ये चीज किस स्कूल में पढ़ाई जाती है सर? कहां बताइए हमें? लेकिन ये विकसित कैसे होती है? शिक्षा से। ये समझदारी, ये कॉमन सेंस, इसका मूल बेस क्या है? एजुकेशन। इसका मूल जो आधार है, मूल वो शिक्षा है सर। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा का इंटरव्यू देने गए और अंग्रेजों का नियम था कि भारतीय आए किसी ना किसी तरह बाहर निकालो। जैसे MPPCS में जब इलाहाबाद के लड़के इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको 2 नंबर दिया, 3 नंबर दिया। हमारे सीनियर है गोंडा के डीओ मार्कंडे शाही, उनको 4 नंबर मिला था इंटरव्यू में, तब भी डिप्टी जनरल हुए थे, सेकंड रैंक आई थी उनकी MPPCS में, 4 नंबर।
उनसे कहा कि आपने बड़े अच्छे जवाब दिए, बहुत अच्छा सवाल, लेकिन हम इलाहाबादी आप लोग सिर्फ बचपन से तैयारी करते हैं, इलाहाबाद का लड़का को क्या क्या नहीं जानते, डिप्टी जेलर हुए सुभाष चंद्र बोस। अब बोर्ड मेंबर ने पूछा कि बोस क्या नहीं कर सकता, बोले साहब सब कुछ कर सकता, बोले सब कुछ कर सकता बोस। मैंने अच्छा, उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, शादी वाली अंगूठी सामने रख दी, टाइम्स में से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पेपर लिया, कागज में लिखा SC बोस और उस अंगूठी से निकाल दिया, कहाँ निकल गए, कहाँ निकल गए। ये चीज कहां से आ रही है सर? सिकंदर आया भारत, तो सिकंदर जब भारत आ रहा था उसका गुरु था डायनोसियस। तो जब हम विदेश जाते हैं, जैसे पहली बार मैं ही बाहर गया, कंट्री के बाहर गया, तो मैंने लोगों को फोन किया जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मैंने उनको फोन किया कि हाँ भैया, बोलो भैया, हाँ वैसे पहले बाहर जा रहे थे तो कुछ मंगाना है तो बताओ। तो अब पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा ऐसे अमेरिका जा रहे थे। अच्छा अमेरिका जा रहे हो भैया? हाँ 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 अमेरिका जा। अब सीधे कह नहीं सकते ना फोन करके कि भैया अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन खुशी बहुत है कि अमेरिका जा रहे हैं, अब उसे बताना है कि अमेरिका जा रहे हैं। तो कह रहे भैया अमेरिका जा रहे हैं तो कुछ मंगाना हो, लाएंगे तो वैसे भी कुछ नहीं हम, लेकिन कैसे बताएं लोगों को कि अमेरिका जा रहे हैं। तो सिकंदर भी भारत की तरफ आ रहा था, पूरब की तरफ, तो गया डायनोसियस उसका आध्यात्मिक गुरु। तो कहा गुरुदेव पूरब की तरफ जा रहे हैं, भारत की तरफ, कुछ लाना है? बोले कुछ लाना नहीं है, हट जाओ सामने से, धूप आ रही है। 18 साल का लड़का जिद में आया, नहीं बताओ कुछ लाना है कि नहीं। बोले यार लाना तो है। बोले क्या लाना है? बोले एक सन्यासी लिया भारत। ठीक आया भारत आया, जब वो लौटने लगा थोड़ा से युद्ध के बाद, उसे याद आया कि यार गुरुदेव ने तो सन्यासी मंगवाया। उसने हाँ, तो उसने अपने सेनापति नियाकस को बुलाया, ऐसा करो एक सन्यासी पकड़ लो, जाओ उठा लो किसी को। नियाकस गया और एक बहुत फेमस सन्यासी थे उस समय के, दंडन सन्यासी। तो बताऊंगा ये 1991 की शिक्षा ने कितना अपराध किया हमारे साथ। सन्यासी, आज हमारे देश के लोग सन्यासी शब्द से या तो डरते हैं या नफरत करते हैं। मेरे बड़े सारे स्टूडेंट हमसे कहते हैं सर हम जब ध्यान करने बैठे तो मम्मी पापा डांटते हैं सन्यासी बनने जा रहा है। पहले आइए सुनो, सन्यासी मतलब जागृत, सन्यासी मतलब भगोड़ा नहीं होता। अगर आपके बच्चे ध्यान कर रहे हैं तो करने दीजिए सर। बड़ा प्यारा वर्ड है जागृत। राजा जनक जागृत है और राजा है। सर मन को तो कोई भी जीते ना, आप आइए सर, और आपने अपना मन जीत रखा तो आप एक बहुत सफल आइए अधिकारी हैं। आप राजा हैं, आपने अपना मन जीत रखा है, तो आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे जीवन में, प्रजा के लिए। इसलिए तो भारत राम जैसे लोगों के राजा के रूप में देखता है श्री राम। अभी आगे मैं उन पर चर्चा करूंगा श्री राम पर, कि शिक्षा ने हमें क्या क्या रंग दिखा दी, कैसे हमें मूल उद्देश्य से भटका दिया। एक शिक्षित आदमी किसी भी धर्म से नफरत करे, संभव ही नहीं है सर, संभव ही नहीं है। एक शिक्षित आदमी शिक्षित किसी धर्म से नफरत करे, इस्लाम अच्छा धर्म है, ईसाइयत अच्छा धर्म है, तब तुम पढ़े लिखे ही नहीं, तब तुम खत्म हो गए। अगर उच्च शिक्षा लेने के बाद भी किसी को यह समझ में नहीं आया कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, धर्म का रोल क्या है, सर उसकी शिक्षा खत्म, उसकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, बेकार है सर। उसको अपनी सारी डिग्रियों को जला देना चाहिए। धर्मों में कोई मतभेद नहीं, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इनमें कोई मतभेद नहीं। मतभेद है मानने वालों में, क्योंकि इनको दिशा कौन देता है? पुरोहित। और 98% पुरोहितों को कुछ भी नहीं पता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी हिंदू पुरोहित का नाम लूंगा, ना मैं किसी मुसलमान पुरोहित का नाम लूंगा, लेकिन कभी कभी जब मैं इन पुरोहितों को सुनता हूँ, और ऐसे ऐसे पुरोहित हैं, मुसलमान पुरोहित, हिंदू पुरोहित, जिनको लाखों लोग सुनते हैं, और वो इतनी उल्टी सीधी बातें उनको बताते हैं, इतनी उल्टी सीधी फरमाते हैं उनको। ये पुरोहित संत की बात नहीं कर रहा, संत दूसरी धारा है, मैं पुरोहितों की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी धर्म के। 98% ये तोते हैं, रटे हुए लोग। संत तो कबीर जैसा हो, पढ़ा भले ना हो, लेकिन समझदारी बहुत बड़ी है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद भी होगा, पाचल मुल्ला बांध देगा, बहरा भय होता है, किसी ने कुछ नहीं बताओ। सन्यासी तो बहुत बड़ी चीज है इस देश की सर। कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी गेरुआ पहनेगा, जीन्स भी पहन सकता है, टी शर्ट भी पहन सकता है, रेबैन का चश्मा भी लगा सकता है। ये तो हमारे देश में जो भगोड़े थे उन्होंने गेरुआ बना लिया। गेरुआ पहनने से उनको थोड़ा सम्मान मिल गया कि बाबा जी जा रहे हैं, किसी ने चाय खिला दिया, किसी ने खाना खिला दिया। सन्यासी बहुत बड़ी चीज। अगर आपके बच्चे ध्यान कर रहे हैं, आपके घर में कोई ध्यान कर रहा है, सबसे जाती मत मारिए मत, उसे डिमोरलाइज मत करिए। सिकंदर को मिल गया दंडे, नियाकस वो गया बाहर, उसे वही मिल गए गेरुआ पहने हुए सन्यासी। उसने दंडन से कहा कि सिकंदर भाई ने बुलाया है। सिकंदर भाई ये कौन है? अरे बोले, उसने तलवार बाहर रखा। अरे दंडन ने कहा ये सब खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, और दुनिया में दो ही भाई हैं, एक ऊपर वाला दूसरा मैं, और किसी का नाम मत लेना मेरे सामने, नहीं तो चप्पल निकाल के इतना मारूंगा तुमको। नियाकस को बड़ा अजीब लगा कि कौन आदमी है यार। नियाकस ने आके कहा सिकंदर से कि यार बड़ा अजीब, बड़ी अजीब चीज हो गई आज। बोले क्या? बोले आपका नाम जिसके भी सामने लिया वो कांपने लगा। पहली बार एक नंगा सा आदमी, फकीर, भिखमंगा, वो तो हम ही को गाली देने लगा लड़के। ये बड़ा सिकंदर देखे। सिकंदर ने कहा अच्छा चलो
सिकंदर पहुंचा डंडिन के पास। कहा मैं सिकंदर, अगर पहाड़ों को हुक्म कर दूं तो पहाड़ भी चलते हैं। डायलॉगबाजी मानवीय प्रवृत्ति है। डंडिन ने कहा दिखा चला के, दिखा, बोल पहाड़ों से बोल। सिकंदर को लगा कि ज्यादा बोल गया यार। सिकंदर ने कहा कि बाबा जी टुकड़े टुकड़े कट डालेंगे। बोले हाँ कट डाल, मना किया क्या तुझे? तब सिकंदर ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा जी हमारे साथ चले चलते, हमारे गुरु ने एक सन्यासी बनाया, हमको काहे पकड़े में डाल रहे, हमारे साथ चले चले, जो पैसा रुपया बोलेंगे हम देंगे। बोले पैसा रुपया नहीं चाहिए, मेरे सवाल का जवाब दे दे सिकंदर, चलूंगा तेरे साथ। कहा बाबा जी पूछो। कहा मान ले तू पड़ोस्थल में फंस गया और तुझे एक गिलास पानी की जरूरत है। अगर तुझे एक गिलास पानी नहीं मिला तो तू मर जाएगा, और वो एक गिलास पानी मेरे पास है, तो तू उस एक गिलास पानी के लिए मुझे क्या दे सकता है? सिकंदर ने कहा सरकार आधा राज्य दे दूंगा। बोले मैं तब भी ना दूं तो? बोले सरकार पूरा राज्य दे दूंगा। बोले सोच सिकंदर, तेरे पूरे राज्य की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है। तू क्यों मर रहा था पिछले 10 साल से? इसलिए माँ बाप थोड़ा से डरते हैं सन्यासियों के पास जाने में, कि कहीं डंडिन जैसा कोई मिलकर उल्टा सीधा ना समझा दे कि संसार माया है। और सिकंदर उस बात को सोचे ना कि हाँ यार, मेरे साम्राज्य की कीमत तो एक गिलास पानी से ज्यादा है नहीं, बुखार से मर गया। पश्चिम ने हमारे संतों के प्रति ऐसी साजिश खेल रखी है ना, जिसने भी इस धारा को जिंदा करने की जो कोशिश कर रहा है, वो आचार्य रजनीश पे एक वो बना दी सीरीज, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। बकवास कहानी, बकवास, कुछ भी सत्य नहीं। क्योंकि पश्चिम को एक बात पता है कि भारत अगर फिर से जब भी कभी महान बनेगा तो सिर्फ एक वजह होगी, संतों का पुनः सम्मान। जो ज्ञान की धाराएं बह रही हैं इस देश में, उनका पुनः सम्मान। उसे खोने मत दो किसी भी कीमत पर, उसे होने मत दो, कुछ भी हो जाए। आज तक पता नहीं है स्वामी विवेकानंद की वाकई में मृत्यु किस तरह हुई। पश्चिम में जाकर हंगामा मचा दिया उस आदमी ने। शिकागो, पेरिस, लंदन, ये ऐसा देश है जहां एक एक आदमी ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। इतना महान देश कहानियों में दर्शन को छिपा दिया, कहानियों में। विक्रम बेताल की कहानियां, बेताल 25 वो 25 कहानियां, कितना बड़ा दर्शन है सर। अगर एक एक कहानी को आप पढ़ो और उसमें गौर करो तो आपको उसको जीवन भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, दर्शन भी मिलेगा। जिस देश ने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा की, आज वो देश, यानी शिक्षा और महानता का कितना गहरा संबंध है। शिक्षा और महानता, किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को अगर महान बनाना है, बस एक चीज को परिवर्तन कर दो, शिक्षा में। उसकी महानता को आप रोक नहीं पाओगे, उसकी ग्रेटनेस को आप रोक नहीं पाओगे। आज एक हमारे गोंडा के हमारे भाई हैं छोटे, आशीष मिश्रा, तो उन्होंने फोन किया हमसे, कहीं भैया हमें बुखार हो रहा 2-3 दिन पहले, अब ठीक है भैया। हम कहें कैसे? कहीं गाली बहुत दी है भैया कोरोना। तो हमने कहा जिसको भी गाली दो तो आपसे दूर भागता है, तो हम भी यही किए भाई। अरे हमने कहा यार मिश्रा जी बहुत बढ़िया काम कर डाले। आप तो ठीक है भैया, कोई बात, कुछ है नहीं, बाकी आपसे बात कर लिया तो थोड़ा सा खुशी हो गए, बाकी कुछ है नहीं। ये है ये देश सर, ये देश है ये। आज पूरी दुनिया समझ रही है कि फंस गए भारत के लोग। अब क्या करोगे सर? हम नहीं फंसेंगे सर। इसलिए मैं अपने हर युवा भाई से अपील करता हूं कि आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जिस शहर में हैं, अब ये समय है इस देश के ऋण को पूरा करने का। छोटा छोटा वीडियो बनाइए, छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे केसेस फैलाइए सर लोगों में। इस नेगेटिविटी का शिकार मत बनिए सर। जय हिंद। कैसे लिखना कि ये जिंदा लोगों की संसद। और मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वो कथन याद आ रहा है कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। वो भारत के संविधान और मंडल कमीशन का विचार है। भारत के बनाने वाले हमारे पुरखे थे, भारत को बचाने का काम हमें करना है। इसलिए हम सही रास्ते पर, जिन हाथों ने सदियों तक कुदाल फावड़ा और मेहनत से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया, पुरखों ने जाने कितनी कुर्बानी दी। पहली पीढ़ी आई है जो हाथ में कलम और किताब पकड़ी है, अभी तो बहुत लंबा हिसाब बाकी है। घंटी के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अंत में वही मिलेगा, हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार, हमारा सम्मान। उस सब की कोई चोरी कर रहा है, हम आपको बस सजग करने आए। घंटी के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अंत में वही मिलेगा, हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार, हमारा सम्मान। उस सब की कोई चोरी कर रहा है, हम आपको बस सजग करने आए। और आपके वोटों की कीमत आपके जाति के नेताओं को आगे खड़ा करके कर दिया जा रहा है। इसलिए
और दूसरी तरफ आपको सांप्रदायिकता में झोंका जा रहा है कि रोज मंदिर मस्जिद की लड़ाई तुम लड़ते रहो, रोज जो है ये कथा भागवत करते रहो। अगर इस मुल्क के 90% लोग तय कर दें कि ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम नहीं जाएंगे, वादा है आपसे कि इस भारत में सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। आप अपने घर में चाकू मत तेज करो, मैं आपको कहने आया हूं। हर बच्चे बच्ची के हाथ में एक तेज कलम पकड़ा दो, वो अपना मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ लेगी। हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई, ये वैचारिक लड़ाई सदियों पहले से चली आ रही है। तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद और चोखा मेला नारायण गुरु बसवन्ना से होते हुए महात्मा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशीराम की लड़ाई भारत के राष्ट्र निर्माण की लड़ाई है। इसलिए हमें सब कुछ झोंक करके उसको लड़ना पड़े तो भी इस कारवां को रुकने नहीं देना। आप क्या कर रहे थे? मैं कम से कम आने वाले लोगों को कहूंगा कि मैं भारत के संविधान को बचाने के लिए, मोहब्बत, भाईचारा और बहनचारा बनाने के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए, मानव मानव में प्रेम के लिए, सबको हक और बराबरी के लिए एक दिन बाराबंकी में अंबेडकरवादी संसद और मंडलवादी संसद आयोजित हुई थी। आने वाली पीढ़ियों को आंख मिलाकर मैं कहूंगा कि मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा था ताकि आने वाली पीढ़ियां हम पर नाज करें, हम पर अफसोस न करें। युवा ब्रिगेड के तत्वावधान में आयोजित अंबेडकरवादी मंडलवादी संसद में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद है। साथियों, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जब लोग कहेंगे कि ये भीड़ काफ़ी नहीं, जो लोग कहेंगे कि ये भीड़ काफ़ी नहीं, तो हम कहेंगे कि लड़ने वाला एक शख्स भी काफ़ी है। और मैं जिस मंच पर जिन लोगों के साथ आपने मुझे बैठने का मौका दिया है, और असल में जिसे बहुजन कहते हैं, जिसे हम 85%, 90% कहते हैं, उसमें कोई व्यक्ति केंद्र में नहीं है। ऐसा ही एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम अलग अलग समुदायों से आने वाले लोग एक विचार के नीचे एक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस वक्त देश की संसद अपना असली काम न कर रही हो, ऐसे वक्त में अंबेडकरवादी संसद और मंडलवादी संसद एक इतिहास रचने का काम करेगी। इसलिए आयोजकों को बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसी संसद बनाई। और अभी नीरज भाई कह रहे थे कि इस आयोजन में शुरू में ही हमने उनको सलाह भी दी कि इसे लिखना कि ये जिंदा लोगों की संसद है। और मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वो कथन याद आ रहा है कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बाराबंकी और आसपास के जिलों से आए हुए आप सभी क्रांतिकारी लोग, बहुजन समाज, वंचित शोषित समाज के आप सभी लोग एक उम्मीद बनकर आए हैं हम सारे लोगों के साथ कि आपने सड़कों को खामोश नहीं रहने दिया है। और वैचारिक क्रांति का एक जो आगाज हजारों साल पहले से चला आ रहा है, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कितना भी केस मुकदमे का दौर आ जाए, आपकी आवाजों को दबाने के लिए सत्ता तैयार खड़ी हो। कानून मुकदमे से आगे बढ़ के बुलडोजर तक बात पहुंच जाए, फिर भी जो नहीं डरा वो असली वैचारिक व्यक्ति है, वो भारत का निर्माता है। तो मैं इस पूरे विचार को किसी SC ST OBC का विचार नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भारत का विचार वही है जो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, ललई का विचार है।
वो भारत के संविधान और मंडल कमीशन का विचार है। भारत के बनाने वाले हमारे पुरखे थे, भारत को बचाने का काम हमें करना है, इसलिए हम सही रास्ते पर हैं। लोग आकर के हमारे ऊपर यह आरोप लगाएंगे कि भाई भीम आर्मी के लोग कौन है, चंद्रशेखर आजाद कौन है, तो चंद्रशेखर आजाद जाति की बात करते हैं, जातिवादी हैं। नीरज पटेल कौन है, आरएस पटेल कौन है, तो कहेंगे कि वो पटेलों की बात करते होंगे, ओबीसी की बात करते होंगे। लक्ष्मण यादव कौन है, तो कहेंगे कि ये अपनी जाति बिरादरी की बात करते होंगे, ये लोग बड़े जातिवादी लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बाराबंकी के लोगों, आपको हनुमान जी की जाति कब पता चली थी? चंद्रशेखर भाई ने तो एक इंटरव्यू में पत्रकार से ये पूछा, मुझे बड़ा पसंद आया। भाई हनुमान जी तो भगवान थे ना, हैं उनके हिसाब से, उनकी जाति तो हमें नहीं पता थी। हनुमान जी की जाति बताने वाला कौन? इस देश में कभी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई अपनी जाति बताता था या कोई पूछता था क्या? इस देश में 2013 में कब पता चला कि एक व्यक्ति जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किस जाति के थे? नहीं पता था। जब उन्हें प्रधानमंत्री बनना हुआ तो बिना पूछे देश को बताते रहे कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। उनसे किसने उनकी जाति पूछी थी? जब राष्ट्रपति आपने बनाया तो राष्ट्रपति तो किसी जाति का नहीं होता ना भाई, वो तो सबका होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति की जाति बताने वाले लोग कौन थे? और अभी जब कुछ और चुनाव बीता तो कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री बनाने के बाद, मैं तो दिल्ली में रहता हूं ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके पहली बार कौन बताया कि 12 अनुसूचित जाति जनजाति और 27 ओबीसी को हमने मंत्री बना दिया। वो कौन लोग हैं जो कल आपको हिंदू बनाने आते हैं? वो हमें हमारी जाति बताते हैं, हमको कहते हैं कि हम सारे लोग जातिवादी हैं। जब वो करें तो वो ब्रह्मांड की चिंतन हो गया, वो मानवतावादी हैं। और हम जातियों के बराबरी और समानता की बात करें तो हम जातिवादी हो गए। ये सवाल मेरा उन लोगों से है। भाई अच्छा एक बात बताइए, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं उधर बोलूँगा, केस मुकदमा बहुत हो जा रहा है, इशारे में ही बात करें। वैसे भी हम लोग पढ़ाने लिखाने वाले पेशे से जुड़े हैं। यही बाराबंकी एक ऐसा शहर है, मैं यहाँ आने के पहले पढ़ रहा था, इसे पूर्वांचल का गेट द्वार बोला जाता है। यहाँ से पूर्वांचल शुरू हो रहा है, तो पूर्वांचल की ज़मीन, वैचारिक ज़मीन, और वहीं गाय भैंस चराने वाले लोग। ओबीसी समाज के लोगों को एक किस्सा अपना सुना रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त है, हम लोग प्रोफेसर लोग हैं, 1 घंटा की तो क्लास लेने का है अनुभव। अब यहाँ 10-15 मिनट बोलना है क्योंकि मुझे निकलना भी है। एक किस्सा सुनिए। हमें तो पता ही नहीं था कि जाति हमारी क्या है। गांव में गाय भैंस चराते थे, घर वालों ने थोड़ा हिम्मत करके भेज दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब विश्वविद्यालय टॉप किया तो जो प्रोफेसर हमें बहुत पसंद करते थे, उनका बयान था कि जो गाय भैंस चराना लगे वो लोग अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे घरों के बच्चे कहाँ जाएंगे। तब मुझे पता चला कि मैं तो ओबीसी जाति का हूँ। ये मेरे सामने मेरा प्रोफेसर ही मेरी